नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आप देख रहे हैं यंग इंडिया। युवा ही हमारे देश का भविष्य है और हमारे देश के भविष्य की तस्वीर कैसी होगी ये युवाओं के कंधे पर ही है। 2019 में लोकसभा चुनाव को लेकर देश में काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सभी सियासी पार्टियों की नजर युवा वोटरों पर है। ऐसे में यंग इंडिया की टीम युवाओं की सियासी नब्ज को टटोलने अलवर के IT इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में पहुंची और हमने इन युवाओं से उनके सपने, उनकी उम्मीदों को लेकर बातचीत की। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस कर्ज माफी और आरक्षण को लेकर सियासी पार्टियां बड़ा दांव मानती हैं, जिसे युवाओं के लिए यह महज एक चुनावी मुद्दा है। राजस्थान के युवा इस चुनाव में नए भारत की एक नई तस्वीर को देखना चाहते हैं। आइए अलवर का यंग इंडिया क्या कुछ कहता है, जरा ये देखते हैं। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक पार्टी युवाओं को यानी उनके मुद्दों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। जब बात देश की सरकार बनाने की हो तो युवाओं के अपने मुद्दे हैं, जिसमें खास तौर से शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे अहम हैं। सभी पार्टियां इन मुद्दों को समय समय पर भुनाती भी रही हैं। अब बड़ा सवाल ये कि राजस्थान के नौजवान 2019 में देश में कैसी सरकार चाहते हैं। इस बार युवाओं के कौन से मुद्दे हैं जो हावी रहेंगे, इसी सवाल का जवाब तलाशने यंग इंडिया की टीम आज अलवर के IT इंजीनियरिंग कॉलेज में युवाओं के बीच पहुंची है। अलवर लोकसभा सीट यादव बाहुल्य मानी जाती है। यहां अब तक हुए 16 लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में कांग्रेस ने 11 बार बाजी मारी है। अभी हाल ही में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर करण सिंह सांसद बने हैं। अलवर में पीने के पानी की एक बड़ी समस्या है। जिले के सभी 15 ब्लॉक डार्क जोन घोषित किए जा चुके हैं। अवैध खनन, गो तस्करी और गोकशी में अलवर हमेशा सुर्खियों में रहा है। लेकिन अलवर के युवा मतदाता इस बार नए बदलाव की तैयारी में हैं। 2019 के चुनावों में युवाओं की अहम भूमिका रहने वाली है। युवा मतदाता क्या सोचता है, उन्हें कैसा भारत चाहिए, आने वाली सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हम सीधे चलते हैं युवाओं के बीच। विशेष मुद्दों की बात करें तो 2019 में देश में कैसी सरकार ये लोग चाहते हैं, सरकार से इनको क्या उम्मीदें हैं और इनके सपनों का भारत कैसा हो। अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे, इस पर भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और सवाल एक और भी रहेगा कि आपका सांसद आपकी कसौटी पर खरा उतरा या नहीं उतरा। इन सारे सवालों के बीच में हम यहां पहुंचे हैं। 2019 में आप कैसी सरकार चाहते हैं? सर, ऐसी सरकार चाहते हैं जो देश का भला कर जाए और 5 साल में ऐसा काम कर जाए जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई। सर, ये इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि करप्शन फ्री होनी चाहिए और बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे कॉलेजेस में नहीं जा पाते, अच्छे मार्क्स भी लाते हैं जनरल के बच्चे, लेकिन कंपेयर उनकी की जाए तो वो SST मतलब कुछ भी वो बहुत ही गंदी चीज है कि यहाँ पे इतना ज्यादा हमें झेलना पड़ता है रिजर्वेशन की वजह से। आज के फॉरेन रिलेशन इज बेटर, बट हमें डोमेस्टिक लेवल पे हमारी कंट्री को बेटर करना चाहिए। बिकॉज अगर इंटरनली हम लोग स्ट्रांग नहीं होंगे तो फिर फॉरेन रिलेशन से कोई फायदा नहीं है। सर, मेरा ये मानना है कि करप्शन फ्री 100% तो कभी नहीं हो सकती, पर यह है कि उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। कैसी सरकार आप पसंद करते हैं? हम यही चाहेंगे कि आज की जो 2019 में आने वाला सरकार है वो करप्शन फ्री हो। सर, मैं टॉलरेंट और इनटॉलरेंट पे ज़्यादा कोई शब्द बोलना नहीं चाहता, पर मैं यही चाहूँगा कि थोड़ी सी टॉलरेंट हो। और यहाँ पे मेरा टॉलरेंट से मतलब कास्ट और रिलीजन से नहीं है। टॉलरेंसी बस उतनी सी चीज़ होती है, आपके गाड़ी के आगे कोई आदमी आ गया तो आप गाड़ी से उधर के उसको थप्पड़ मारते हैं और उसकी मदद करते हैं, यही टॉलरेंसी होती है। तो मैं चाहता हूँ आने वाली सरकार थोड़ी बहुत टॉलरेंट हो। 2019 में हम युवा सरकार चाहते हैं, क्योंकि अगर मिनिस्टर्स युवा होंगे तो वो ही युवा की जरूरतों को अच्छे से समझ पाएंगे और आजकल नए हिसाब से वो सोच पाएंगे कि एक युवा क्या चाहता है आज के इंडिया का। आप क्या कहना चाहेंगे 2019 में सरकार कैसी चाहती है?
सर 2019 में युवा सरकार हुए और एक ऐसी सरकार हुए जो टीम बना के काम करने में इंपॉर्टेंस रखती हो, ना कि सेल्फ सेंटर्ड हो। जैसे कि मोदी जी अभी सेल्फ सेंटर्ड हैं, वो कोई टीम नहीं बनाते हैं, उनकी सारी विजिट्स सेल्फ पे बेस्ड होती हैं। तो एक ऐसी सरकार हो जो टीम बनाने में, काम करने में वो रखे, बिलीफ रखे। हमारा दूसरा सवाल है, सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं? सर सरकार से तो सबसे पहले तो अगर पब्लिक से लोग चुन के किसी को सरकार में बैठाते हैं किसी काम करने के लिए, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक पब्लिक से उनको आउटपुट लेना बहुत जरूरी होता है। सरकार से उम्मीदें सर काफी हैं। एक युवा के लिए सबसे पहली उम्मीद है सर नौकरी। सर अगर नौकरी नहीं है युवा के लिए तो उसकी पढ़ाई वगैरह सब सर वेस्ट है। तो सबसे पहली उम्मीद तो सर यही है कि हर युवा के पास एक नौकरी हो और उसके पास पढ़ने के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हो। तो सरकार से क्या उम्मीदें हैं? सर वही जॉब उनको अच्छी मिले, मतलब उनकी जो पढ़ाई है वो उनके काम आ जाए जो भी पढ़ रहे हैं। ठीक बात। सर रिजर्वेशन फ्री, वही वाली बात की रिजर्वेशन जो SC/ST वालों को मिलता है, जनरल वाले फिर वही रह जाते हैं, कॉलेज वगैरह में एडमिशन नहीं मिलता। तो यही सबसे मेन है। सरकार लोगों की सारी उम्मीदें जो है उनकी वो सब पूरी करे, जो भी वो मांग रखते हैं वो पूरी करे। सरकार अपनी तरफ से कुछ बना रहा है तो पहले अपने पीपल्स की बात सुने, उसके बाद वो चीजें चेंज करें। अगला सवाल इनसे आ रहा है कि आपके सपनों का भारत कैसा हो। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपके सपनों का भारत कैसा हो। आज के टाइम में अगर सबसे ज्यादा किसी की इज्जत पे और किसी पे नुकसान होता है तो वो है हमारी जनरेशन की लड़कियां। तो जब हमारी हर सेक्टर में लड़कियां इतनी प्रोग्रेस कर रही हैं तो उसे आज भी सेफ्टी क्यों नहीं मिल रही है। तो मेरे सपनों का भारत वही होगा जहां हर लड़की सुरक्षित होगी। हमारे सपनों के भारत में हर युवा को काम मिले, लड़कियां सुरक्षित हों और हमारी जो डेली यूज की चीजें हैं वो सही चीज रेट पे मिले हमें। आजकल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हम आम जनता है, इतने प्राइसेस हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये चीजें हमें सही दामों में मिले। जैसे सबसे पहले तो हमारी गर्ल्स के लिए सेफ्टी का, एंड दूसरा कि जो और मतलब कि और जैसे जहाँ भी जो है, जैसे बाहर कहीं जा रहे हैं US अमेरिका, तो ऐसा इंडिया में ऐसा क्या है जो वहाँ है वो ऐसा इंडिया में क्यों नहीं है। सर सपनों के बारे में सबसे पहले कि अपने जो देश की रिसर्चिंग फील्ड है, जो सर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में सबसे ज्यादा जो 4% नापी गई थी, तो सर उस फील्ड में हमको ज्यादा सेक्टर में ज्यादा पैसे लगाने चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश से डॉक्टर इंजीनियर पर पढ़ के बाहर चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, वो देश में रुक पाए और देश का आर्थिक डेवलपमेंट हो सके। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सर मेरे सपनों के भारत में एजुकेशन सिस्टम को सही करना चाहिए। अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या तब्दीली आप लोग चाहते हैं? मेरा सवाल है, अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? कि हर किसी के पास एम्प्लॉयमेंट हो। अगर मैं एक दिन का प्रधानमंत्री बनता हूं तो एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। जी आप क्या कहना चाहेंगे अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए? सर ये बात है कि एक दिन में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि 5 साल में जो गवर्नमेंट आती है तो वो भी पूरा उसको इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लगता है। तो सर पहली बात तो रिजर्वेशन हटना चाहिए और एजुकेशन फील्ड में भी हम इसको इम्प्रूव करना चाहेंगे तो वो अच्छा रहेगा। सरकार के जो नेता है वो इतने करप्शन इतना फैला हुआ है कि ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं हो पाता। सरकार के बड़े बड़े पैसे भी हो जाते हैं लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे कुछ पढ़ना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ ग्राउंड लेवल पे काम किया जाए और इंडिया की जो पॉवर्टी है उसको इंक्रीज किया जाए। सबसे पहले तो गरीबी है, पॉवर्टी है, जो बहुत बड़ा मुद्दा है आज के ज़माने में, वो ख़त्म करना चाहूँगा। और वुमेन एम्पावरमेंट है कि भाई हर जो वुमेन है, लड़की है, वो रात के समय घर से बाहर निकल सके और बिना किसी डर के, वो भी सबसे बड़ा मुद्दा है आज। और क्या कहते हैं, नौकरी वो नहीं मिल रही आजकल किसी भी युवा को, बड़ी मुश्किल से मिल रही है, काफ़ी % युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, तो वो देना चाहिए। सर अगर मेरे को एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मैं मेरा फील्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसको डेवलप करूंगा। गाँव के एरियो में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है अभी भी, जहाँ इंडिया बहुत आगे पहुंच चुका है, मतलब काफ़ी मुंबई इंडिया जितनी भी है सर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पा रही जैसे गाँव के एरिया है, तो उस चीज़ में बदलाव करना चाहेंगे। अगर एक दिन का समय आपको मिलता है तो क्या बदलाव चाहते हैं देश में? सर अगर मेरे को ऐसा मौका मिले तो सिर्फ मैं एक ही चीज़ करूंगा, ये जितनी भी सारी पॉलिसीज जो अटकी हुई हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज हैं, कई सारी अच्छी पॉलिसीज जो हमारे लोग लाना चाह रहे हैं वो अटकी हुई हैं सरकार के सर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, जैसे उसे कई तरह के वेज में होके गुजरना पड़ता है। जो भी अच्छी चीज़ें हैं मैं सारी उन्हें इम्प्लीमेंट कर दूँ। अगर मैं एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनती हूँ तो मैं सबसे पहले
पॉलिटिकल पार्टी में आने के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम रखना चाहूंगी, ना कि टिकट के बेस पे वो आए, ताकि उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन हो हमारे देश को चलाने के लिए। सर एक दिन का 24 घंटे सर बहुत कम समय होता है, एक दिन में कुछ कर तो सकते नहीं है, लेकिन सर इतना जरूर कर सकते हैं कि हमारे प्रतिद्वंदी राहुल गांधी के लिए सर एक लड़की खोज के उनकी शादी जरूर करा सकते हैं एक दिन में। देखिए जिस तरीके से यहाँ है युवा है, थोड़ा सा मजाक के मूड में भी हो सकते हैं। युवाओं से जो अगला सवाल है, यहाँ के स्थानीय सांसद का कार्यकाल कैसा रहा, जो सांसद है उनका कार्यकाल कैसा रहा और कितनी आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतर पाए? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो कह सके कि वो लोग हमारी उम्मीदों पे खरे उतरे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा अलवर में इतने ज़्यादा वो केसेस हो रहे हैं, वुमेन हैरेसमेंट हो रहा है इतना ज़्यादा, और चोरियां और जितने भी केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कम होने की बजाय। तो मैं चाहूँगी कि उनकी तरफ उनको ध्यान देना चाहिए और उनके तरफ उनको एक्शन लेना चाहिए। उससे जितना एक्सपेक्टेशन किया था वो उतना नहीं हो पाया, बिकॉज अलवर में सारे रोड्स खराब कर दिए हैं। एंड एक्चुअली अगर तुम कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो मेंटेनेंस भी तुरंत होना चाहिए, बिकॉज इससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एंड सर मैनी केसेस हो रहे हैं लाइक चोरी एंड घरों में घुस के किडनैपिंग हो रही है, तो इन सब चीज़ों पे प्रॉपर एक्शन लेने चाहिए। कि हमने एक्सपेक्टेशन करी थी उसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसा कि इन्होंने कहा रोड्स खुदवा दिए जाते हैं, फिर उनका काम नहीं किया जाता है। जैसे इलेक्शंस आते हैं रोड्स खुदवा देते हैं और पर काम नहीं होता, उनका मेंटेनेंस तो करो। तो कहना चाहेंगे स्थानीय सांसद के बारे में यहाँ के? अभी तक का जो हम देखें इनका कार्यालय बहुत छोटा रहा, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि यहाँ पे जो साफ सफाई है वो जो अभी तक साफ हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। इनके वादों के अनुसार कंस्ट्रक्शन का काम बहुत धीरे चल रहा है। अलवर मेन सिटी की बात करें, पॉल्यूशन बहुत बढ़ते जा रहा है, प्लास्टिक पे अभी तक कोई बैन नहीं है, ट्रैफिक नियम बहुत तोड़ रहे हैं जिसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी ऐसा है, मैं यहाँ का स्थानीय हूँ नहीं, पर मुझे यहाँ रहते हुए 3 साल होने आए हैं अभी। तो 3 साल में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि राजस्थान के बाकी शहरों के मुकाबले यहाँ पे गुंडागर्दी और क्राइम थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी देखा जाए, अभी हम भी 3 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन ये देखा है कि रोड्स बिल्कुल ख़राब है और सफाई बहुत कम रहती है यहाँ पर। मतलब कहीं भी अपन किसी भी सर्कल या चौराहे पे जाएंगे तो वहाँ सफाई नहीं रहती। करण सिंह यहाँ के सांसद हैं जो बेसिकली अभी चुने गए हैं, उनका कार्यकाल ज़्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ उनके काम से। अलवर में बेसिकली ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और इतना बहुत ही बेकार सिस्टम है ट्रैफिक का। और दूसरी यहाँ पर MIA जैसे इधर बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर कोई भी किसी भी तरह की कैसी भी सुविधाएं नहीं है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और मैं उनके कार्यकाल से बहुत नाखुश हूँ। जो सफाई की प्रॉब्लम थी वो अभी दिन में दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसा PM मोदी के थ्रू चलाया गया सफाई अभियान के बाद भी। अभी आप देख रहे हैं यंग इंडिया जी राजस्थान न्यूज के हमारे खास प्रोग्राम में हमने बहुत सारे युवाओं से सवाल जानने की कोशिश की, उनका मन टटोलने की कोशिश की। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम इनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण माफी पर वो क्या कहते हैं या आरक्षण के मुद्दे पर उनके क्या विचार हैं। सरकार बदलना कंपल्सरी नहीं है, सरकार ये लोगों को एनालाइज करना जरूरी है कि हाँ सरकार कैसा काम कर रही है। कर्ज माफी एक करप्शन का काम कर रहा है आजकल। राम मंदिर बनना चाहिए और इन्होंने राम मंदिर नहीं बनाया, इधर 3000 करोड़ का ये सरदार पटेल वल्लभ पटेल का मूर्ति बना दिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है यंग इंडिया में। यंग इंडिया में हमारे साथ में आप देख रहे हैं IIT कॉलेज के बहुत सारे यहाँ छात्र हैं, युवा हैं जो इस मुद्दे पर हमसे बात कर रहे हैं। अभी हमारे ब्रेक के बाद में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें हमारा पहला सवाल होगा, किसी भी तरह की कर्ज माफी कितनी जायज है? आरक्षण के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव की आवश्यकता महसूस करते हैं? इस बार कौन सा मुद्दा सबसे प्रभावी रहेगा आने वाले चुनावों में? और हर साल 5 साल बाद सरकार बदलती है, इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कर्ज माफी पर क्या कहना चाहिए? जो किसानों की कर्ज माफी होती है तो सर उसमें एक मेन दिक्कत ये आती है, जो कमेटी बनानी चाहिए सर हमें, जो कि ये ध्यान रखे कि कौन सा किसान को कर्ज माफी देनी चाहिए। सर कुछ फेक किसान जो होते हैं वो ये फेक करते हैं कि हमें जरूरत है उस चीज की, लेकिन सरकार से वो रुपए ले लेते हैं और उनका काम नहीं होता उन सब चीजों का। सर मैं कर्ज माफी पे यही कहना चाहूंगी, जिनको जरूरत होती है सिर्फ उन्हीं को ही देना चाहिए, वरना बहुत लोग यहाँ पे हैं जो इस चीज का गलत फायदा भी उठा सकते हैं, तो उसका हमें मौका नहीं देना चाहिए। इसलिए जी कर्ज माफी पर क्या कहना चाहिए?
जहाँ तक कर्ज माफी का सवाल है, यहाँ तक कर्ज माफी का जो क्वेश्चन है ये ग्रामीण परिवेश में नहीं दिया जाता है। कर्ज माफी एक करप्शन का काम कर रहा है आजकल। जिसका पहुंच है उसी को कर्ज मिलता है, उसी का माफ होता है। कर्ज माफी एक बिजनेस हो गया आजकल। कर्ज लेके घर में बैठो, बस आपका घर चल रहा है, यही होता है कर्ज माफी। आज भी ग्रामीण परिवेश में हजारों किसान सुसाइड करते हैं, कर्ज के तले दबे हुए हैं, लेकिन उन पे कोई ध्यान नहीं देता। कर्ज माफी और रिजर्वेशन दो ऐसे चीजें जो देश को विकलांग करने का काम करते हैं, सीधा सी बात है। देश का कोई भला होना नहीं है, वो एक विकलांग का काम कर रहा है, देश को विकलांग कर रहा है, सीधी सी बात। देखिए, युवाओं का जो कहना है कर्ज माफी देश को विकलांग कर रही है। अगला सवाल है, क्या आरक्षण के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आरक्षण पर क्या कहते हैं? सर, आई बिलीव सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। लेकिन ये बैड एक्सपीरियंस हम लोगों को मिल रहा है हमारी सरकार की वजह से, क्योंकि सर मेरा खुद का फील किया हुआ है ये एक्सपीरियंस। जो मेरी दोस्त है वो लोअर कास्ट से थी। आई डोंट से कि उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो लोअर कास्ट से, जब वो मुझसे कम कैपेबल है, उसके नंबर मेरे से कम आए हैं, तो आज वो उस कॉलेज में उस सीट पे क्यों है जिसकी हकदार मैं शायद उससे ज्यादा काबिल थी। सर मैं इसके अगेंस्ट हूँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आरक्षण जहाँ तक आप आजकल ग्रामीण परिवेश में जाएं, किसी स्कूल या कॉलेज का दौरा करें, आरक्षण के चलते वहाँ पे जिनको कुछ मतलब नॉलेज ना हो वो वहाँ के प्रिंसिपल बने बैठे हैं। यही आरक्षण के चक्कर में, मतलब जिसको नॉलेज है वो वहाँ के मतलब टीचर बने बैठे हैं आरक्षण के बेस पे। तो आरक्षण का बहुत गलत चीज। आरक्षण बिल्कुल ही हटना चाहिए, और खास करके सर जो एजुकेशन सिस्टम से है, क्योंकि सर बेसिकली देखा जाए तो जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाइना हो, वहाँ पर जितने भी आपको टॉप जो बिजनेसमैन या फिर जितने भी टेक्नीशियन मिलेंगे वो सब मोस्टली इंडियंस हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी। अगर आरक्षण हटेगा तो वो लोग बजाय वहाँ जाने के यहीं पर काम करेंगे। अगर यहीं पर काम करेंगे तो हमें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी इकोनॉमी और भी अच्छी हो सकेगी। सबसे पहले कि जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो इतने बड़े संविधान लिखा है, इसमें आरक्षण के बारे में जो लिखा है, वो इतने तो पागल नहीं थे कि जो इतने सारे देश घूम के इतने बड़े संविधान को लिखा उन्होंने। आरक्षण जायज है, बिल्कुल जायज है, बस इसका सही यूज नहीं हो पा रहा है। मैं उनका आंसर देना चाहूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें है ना, आरक्षण का जो मुद्दा था उसमें हर 10 साल में रिफॉर्मेशन की जरूरत थी। उसमें कहा गया था कि शोध करने की जरूरत है हर 10 साल में। ये नहीं कहा गया था कि वही लागू रहेगा। उन्होंने कहा था कि अभी जैसे हालात हैं देश के, उसके हिसाब से ये संविधान बना है और हर 10 साल में उसमें शोध करने की जरूरत है। अपनी कंट्री को दूसरे कंट्री से कंपेयर कर दे, क्या माइक्रोसॉफ्ट वहाँ है, लाइक गूगल दूसरे कंपनी ने किया है, तो अगर हम अपने वीक बच्चे पे इतना ध्यान दे रहे हैं और जैसे ये बोला क्या जो अच्छी बच्चे है उसे हम इग्नोर कर देते हैं, ऑफकोर्स वो इग्नोर होता है, उसे अच्छी कॉलेज नहीं मिलती है, ये रिजर्वेशन के चक्कर में पीछे रह जाता है, और इसलिए इंडिया में अच्छी कंपनीज नहीं लाइक स्टार्टअप हो पाती है। अब हम अगला सवाल जो रखना चाहेंगे युवाओं के बीच में, हम जानना चाहेंगे कि देश में शिक्षा में क्या बदलाव की आवश्यकता युवा महसूस करता है। समय आप लोग क्या बदलाव चाहते हैं? आज जो शिक्षा की नीतियां चल रही हैं उसमें आपके सुझाव क्या हो सकते हैं? आज गवर्नमेंट है वो बहुत सारे स्टेप्स ले रही है एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे वो कम हो जाते हैं, बिकॉज जो गवर्नमेंट टीचर है उनको अलग अलग कामों में लगा दिया जाता है। जैसे कि आजकल के ये इलेक्शन है, आगे आने वाले इलेक्शन है, उनमें मोस्टली टीचर्स हैं वो सभी इलेक्शंस के वर्क में लगे हुए हैं, जिसका असर बच्चों की पढ़ाई पे पड़ रहा है। सर, एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस होने चाहिए, हो भी रहे हैं, बट इस लेवल पे नहीं हो रहे हैं कि सब इसे एक्सेप्ट कर सके। सबसे पहले रिजर्वेशन सिस्टम हटना चाहिए, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव होना चाहिए? सर, एजुकेशन सिस्टम ये बदलाव होनी चाहिए कि हम जो भी नई टेक्नोलॉजी जा रही है उसे हम इम्प्लीमेंट करें, हमें वही मतलब पढ़ाया जा रहा है या दोहराया जा रहा है। जैसे कि टेक्निकल कॉलेजेज है, उसमें भी मतलब हम सिर्फ टेक्निकल वे में हम डेवलप नहीं होने चाहिए, हमें मतलब ह्यूमन सोशल जो भी है वो भी पढ़ाया जाना चाहिए। सर, जैसे कि अभी बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में, इन सब में सर कई कॉलेजेस हैं जो बच्चों की प्लेसमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, प्रॉपर टीचर्स नहीं दे पा रहे हैं। इन कॉलेजेस को बंद करके जो अच्छे कॉलेजेस हैं उन पे फोकस करना चाहिए, जिससे बच्चे को मतलब एम्प्लॉयड हो। शिक्षा से सिस्टम बदलने से कुछ नहीं होगा, शिक्षा जो हम पढ़ाते हैं ना उसको बदलने से होगा। जी सर, शिक्षा में यदि बदलाव की बात करें
तो हम सिर्फ इतना कहेंगे, यदि आप नोटबंदी कर सकते हैं तो आप प्राइवेट स्कूल भी बंद कर सकते हैं। आप प्राइवेट स्कूल बंद कीजिए, एजुकेशन फ्री कीजिए, और सरकारी स्कूल अपने आप प्रमोट होंगे। उसके बाद से सरकारी स्कूल प्रमोट होंगे तो सब पूरा देश में प्रमोट होगा, एकदम ग्राउंड लेवल से शुरू होगा और टॉप तक जाएगा हमारा देश। बच्चे नंबर के पीछे ज़्यादा भागते हैं ना कि नॉलेज के पीछे। खासकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी हमें थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, हमें प्रैक्टिकल इतना नहीं पढ़ाया जाता है। अगला सवाल हमारा युवाओं के साथ में है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि 2019 के चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी रहने वाला है। हम आपसे जानना चाहेंगे, अब 2019 के चुनाव में कौन सा मुद्दा ऐसा है जो प्रभावी रूप से नजर में आने वाला है? प्रभावी रूप से जो नजर में आने वाला मुद्दा है, बेसिकली जो चलता आ रहा है वो है राम मंदिर। उस अब दुनिया हो चुकी है समझदार। मोदी जी जाति धर्म के नाम से अब वोट नहीं बटोर सकते। अगर कोई मुद्दा है बेसिकली मैं सपोर्ट करता हूं तो वो है रिजर्वेशन सिस्टम। हाँ, बहुत अच्छा काम हुआ है रिजर्वेशन सिस्टम को लाकर जनरल में। तो बेसिकली दो ही मुद्दे बहुत ज्यादा रहेंगे, वो है राम मंदिर जो कि अब नहीं चलने वाला है, और रिजर्वेशन सिस्टम। अभी मुद्दे वो होने चाहिए जिससे कि कंट्री का डेवलपमेंट जुड़ा हो। और सर जैसे कि सभी लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर का कोई फैसला आना चाहिए, हाँ आना चाहिए सर, मैं भी मानता हूँ कि आना चाहिए, लेकिन सर उसके मंदिर के फैसले जल्दी से जल्दी आए और उसके बाद उसका खाली किसी भी डेवलपमेंट का क्या फर्क रहेगा? बस एक चुनाव में अपने जीतने के लिए एक बनाया गया 10% रिजर्वेशन, और इसका कोई फायदा नहीं है। और सबसे दूसरा बड़ा मुद्दा है, हमने मोदी को वोट दिया था कि राम मंदिर बनना चाहिए, और इन्होंने राम मंदिर नहीं बनाया, इधर 3000 करोड़ का ये सरदार पटेल वल्लभ पटेल का मूर्ति बना दिया। तो इसके लिए भी हम लोग ज्यादा खुश नहीं, क्योंकि वो पैसा पब्लिक का टैक्स से लिया गया था। राम मंदिर एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेके सारे जो होना ही नहीं चाहिए, बेसिकली वो सारे की सारी चीजों को लेकर के लोगों को भड़काने की कोशिश है बेसिकली। जस्ट बिफोर इलेक्शन ये 10% जनरल को जो रिजर्वेशन दिए हैं, ये मेन मुद्दे से हम लोग को पूरे भटका दिया, बिकॉज आज सारे पीपल इस पे फोकस हो जाएंगे। क्या जनरल को मिला है, कोई बोलेगा जाट को नहीं मिला, और पीपल को भटकाने का काम किया गया है। अगला सवाल है, हर 5 साल में सरकार बदलती है, आप कितने सहमत हैं इस बात से? सरकार हर 5 साल में बदलनी ही चाहिए, क्योंकि अगर सरकार नहीं बदलेगी तो लोग वही के वही रहेंगे, और इंटीरियर लेवल पे जो है करप्शन है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे कुछ लोगों की कमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और कुछ लोग दबते के दबते चले जाएंगे। इस चीज को हटाने के लिए सरकार बदलनी ही चाहिए। जरूरी है, क्योंकि जब अपन स्टार्टिंग में देखते हैं, स्टार्टिंग में सरकार मान लें अगर कि कम करप्शन में है, लेकिन जब वो 5 साल एक साथ रहती है तो उनके देखते हैं स्टार्टिंग में वो काम करते हैं, बीच में बिल्कुल रुक जाते हैं, लास्ट में फिर काम करते हैं। तो ये होता है फिर उनका कि अब वापस जीत जाएंगे तो फिर वापस वो काम करना बंद कर देते हैं कि अब तो जीत गए तो 5 साल अब वो काम नहीं करते। तो अगर सरकार बदलेगी तो वो अगर नए वादे करेंगे, अगर वादे वो निभाते भी है तो अच्छा है। 5 साल ने उसको समय दो। किसी भी इंसान को समय चाहिए कि वो स्टेब्लिश हो सके, समझ सके, तब अपने आगे काम करे। हमारे साथी दोस्त कह रहे हैं कि सरकार पहले काम करती है फिर काम नहीं करती है। आपके पास 15 रुपए खर्च कीजिए, RTI लगाइए, देखिएगा काम कितना पहुंचा कितना नहीं पहुंचा। मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। सर, डेमोक्रेसी का यही मतलब होता है कि लोगों को हर थोड़े समय में अपने नेता चुनने का वक्त दिया जाए, और जहां तक इनकी बात है, वक्त की बात है, अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है अपने कार्यकाल में 5 साल में, तो जनता अपने आप उसे अगले 5 साल दे देगी, जैसे कई बार दिया भी गया है हमारे देशों में। जब अच्छी काम कर रही है तो हम क्यों बदलें उसको? जब सरकार अच्छी काम कर रही है तो हम क्यों बदलें उसको? और ये मान लीजिए जो सरकार बदल रही है तो सरकार ये सोचेगी कि अरे भाई 5 साल में तो बदल ही जाना है, जितना खाना है खा लो, और मजे लेंगे। वो 5 साल बाद फिर बदल जाएंगे, फिर इसे ऐसा ही काम चलता रहेगा। सरकार बदलना कंपल्सरी नहीं है। सरकार ये लोगों को एनालाइज करना जरूरी है कि हाँ सरकार कैसा काम कर रही है। अगर वो अच्छा काम कर रही है तो हम उसी को बनाएंगे, ये नहीं कि हम बार बार बदलते रहे। गवर्नमेंट स्टेबल होना चाहिए सर, क्योंकि सर बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारी पॉलिसी होती हैं जो पूरे नहीं हो पाते हैं 5 सालों में, तो उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट स्टेबल रहेगा तभी पूरा होगा। यह सब मन की बात टटोलने के लिए हम यंग इंडिया प्रोग्राम के मार्फत आज हमने यहाँ युवाओं से बात की। फिर अगले प्रोग्राम में फिर किसी और कैंपस में आपसे मुलाकात होगी। कैमरामैन मोहित के साथ जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर।